जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पिछले जो कि तीसरा चरण के बारे में मैं बता रहा था, झारखंड के तीसरे चरण मतदान के बारे में बताया था और जो 4 सीटों के बारे में आपको बताया था वह था गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। उसके बाद अब इस वीडियो में आपको आखिरी चरण यानी 7वें चरण का है, देश भर में 7वें चरण और झारखंड में चौथे चरण का चुनाव के बारे में बताते हैं और मतदान के बारे में बताते हैं। तो इस चौथे चरण में आपका जो 3 लोकसभा सीट है उसमें आपका दुमका, राजमहल और गोड्डा। 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण में और झारखंड में चौथे चरण यानी आखिरी चरण में जो कि चुनाव इन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं और 1 तारीख को यानी कि यह मतदान जो है वह आपका 1 तारीख को ही हुए हैं, ये दिन ही हुए हैं। तो इन 3 लोकसभा सीटों पर आप देखें तो 3 लोकसभा सीटों पर जो मैं अपना पर्सनल अनुभव जो कि मैं वहां से गया हूं, ये सब जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं यह सब लोकसभा सीटों पर मैं पर्सनली खुद फिजिकली घूमा हूं, लोगों से मिला हूं और लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों लिया हूँ। और जो ऑन कैमरा लिया हूँ वह तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन जो ऑफ कैमरा जो लोग बोल रहे थे वह चैनल पर उपलब्ध नहीं है, वह सब मैं आप सबको आज मैं बता रहा हूँ। तो इन 3 लोकसभा सीटों पर अगर बात किया जाए तो इन 3 लोकसभा सीट पर सबसे पहले बात करते हैं गोड्डा लोकसभा यानी निशिकांत दुबे का, जो कि एक तरह से देखें कि वह बहुत ही नया कंट्रोवर्शियल में रहते हैं, एक कंट्रोवर्सी हैं, बयानबाजी में भी रहते हैं और उनका मतलब कहें कि झारखंड में हमेशा कुछ ना कुछ वह ऐसा काम करते रहते हैं और एक्टिविटीज़ हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, बने रहते हैं। तो गोड्डा लोकसभा सीट की बात करें तो वह निशिकांत दुबे जी जो है वह चौथी बार मैदान में है यानी बीजेपी के उम्मीदवार वह चौथी बार मैदान में है। उनके सामने जो है वह प्रदीप यादव है यानी प्रदीप यादव से पहले तो दीपिका पांडे जी को ना कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध के बाद जो है कि उनके जगह पर दीपिका पांडे सिंह को रिप्लेस कर करके और फिर से प्रदीप यादव को मैदान में लाते हैं। क्योंकि प्रदीप यादव पहले भी निशिकांत दुबे के हाथ थे, वह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से वह निशिकांत दुबे के आमने सामने है और कांग्रेस के तरफ से प्रदीप यादव हैं और बीजेपी की तरफ से आपका निशिकांत दुबे हैं। यानी यहाँ भी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भी आप देखें तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला या निर्दलीय कोई भी प्रभावित तौर पर दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ भी मुकाबला जो है आपका वह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है यानी कि निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में ही। इन दोनों के बीच में भी आप अगर देखें तो वहाँ के जो लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया है वह यही है कि निशिकांत दुबे तो मजबूरी है और मोदी ज़रूरी है। यह स्लोगन जो है, यह नारा जो है वह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में बहुत फेमस है और बहुत से लोग यह बोलते हुए आपको दिख जाएंगे कि निशिकांत दुबे तो मजबूरी है लेकिन मोदी ज़रूरी है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भी जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रदीप यादव कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार हैं, पहले भी वह चुनाव हार चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर और जो मतदाता हैं वह यही बोलते हैं कि हम लोग नीचे नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। मोदी जी अनाज दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया जो मिल रहा है वह मिल रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं और राशन वाली बात जो है। तो यह सब को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भरोसा है, जो मोदी की गारंटी वाली बात है, वह गारंटी पे वहाँ के लोग जो हैं वह विश्वास करते हुए दिख रहे हैं। और भले वह निशिकांत दुबे से नाराज़ हैं, निशिकांत दुबे के काम से वह खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। निशिकांत दुबे जिससे जैसा वहाँ के लोग उम्मीद कर रहे थे काम करने का, वैसा काम नहीं किए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि निशिकांत दुबे जी बहुत काम किए हैं, एम्स यहाँ पे लाने में वह काम किए हैं, रेलवे लाइन बनवाए हैं और भी कुछ काम जो है जो कि लोग वहाँ के उनके बारे में बता रहे थे। तो मिला जुला प्रतिक्रिया जो है कुछ प्रदीप यादव के बारे में भी बता रहे थे, जो उनके समर्थक मिल जा रहे थे वह उनके बारे में बता रहे थे, जो बीजेपी के समर्थक मिल जा रहे थे वह बीजेपी के बारे में बता रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मतलब रैंडमली, चूँकि मैं कभी भी ना सर्वे कर किया और किसी क्षेत्र में ऐसा जाता था नहीं, मैं रैंडमली कहीं भी किसी भी ना मार्केट में कहीं भी चौक चौराहे पर लोग रुक करके लोगों से पूछना स्टार्ट कर देता था और लोग से पूछते थे। जैसा कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रैंडमली किसी से भी मैं पूछता था। तो वह सब में यही निकल कर के आता था कि मैक्सिमम लोग जो मेरे से टकराते थे, जो कि मिलते थे, जो जिनसे मैं पूछता था, वह बीजेपी के सपोर्टर और बीजेपी के समर्थक में ही बात करते थे। तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र जो है वह चौथी बार निशिकांत दुबे जी लगते हैं वह जीतने में कामयाब हो जाएंगे और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भी जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है।
इन 3 लोकसभा सीटों में से एक गोड्डा के बारे में बताया। अब दूसरी लोकसभा सीट आपको बताते हैं दुमका के बारे में। चूँकि दुमका से भी देखें तो जो 2019 में शिबू सोरेन जी का यह क्षेत्र है, शिबू सोरेन जी ने सुनील सोरेन के हाथों 2019 में वह चुनाव हार गए थे। उसके बाद वह राज्यसभा चले गए थे और आज के समय में शिबू सोरेन जी राज्यसभा का सांसद है। और दुमका लोकसभा क्षेत्र जो है वह शिबू सोरेन जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जेएमएम का प्रभाव वाला क्षेत्र है। और शिबू सोरेन जी की बात करें तो दुमका लोकसभा सीट से वह 11 बार चुनाव लड़े हैं। 11 बार में वह 8 बार चुनाव जीते हैं, मात्र 3 बार चुनाव हारे हैं। तो उनका आप देखें तो वहाँ जीतने का रेशियो जो है बहुत अच्छा है, पार्टी का दबदबा वाला वह क्षेत्र है। लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ यह है कि जो उनकी बड़ी बहू है सीता सोरेन जी जेएमएम को छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गई। और बीजेपी में वह शामिल तब होती हैं जब सुनील सोरेन जो कि वहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट जो है बीजेपी द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है और वह चुनावी मैदान में वह उतर जाते हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए वे उतर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उसी बीच में जो सीता सोरेन जी हैं वह बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और फिर सुनील सोरेन के जगह पर रिप्लेस करके सीता सोरेन को बीजेपी मैदान में उतार देती है। तो वहाँ के अगर वोटर में जो कि जेएमएम का वह प्रभाव वाला क्षेत्र है और सीता सोरेन जी भी ने जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में ही आई है, तो अगर वो जेएमएम के वोटर में वह सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी, जेएमएम के ना कुछ वोटरों को वह खींचने में कामयाब हो जाती हैं, तो यह सीट भी जो है वह सीता सोरेन की झोली में जाते हुए दिख रहा है, यानी बीजेपी यहाँ से भी जीतते हुए दिख रही है। इसका एक और कारण है जो कि वहाँ के लोग जो बता रहे थे कि सीता सोरेन के साथ सहानुभूति है। जिस तरीके से उनको परिवार में अपमानित किया गया, जिस तरीके से उन्हें पार्टी में अपमानित किया गया, इस वजह से सीता सोरेन के साथ में यहाँ के लोगों को लेकर और जो यहाँ के लोग हैं वह सहानुभूति रखते हैं और सहानुभूति का फ़ायदा जो है वह सीता सोरेन जी को मिलेगा। तो दुमका लोकसभा सीट भी जो है वह टक्कर में देखें तो वहाँ भी जो आपका जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं आपका नलिन सोरेन जी, यानी कि वहाँ भी अब मतलब मुकाबला जो है वह आपका बीजेपी और जेएमएम के बीच में ही। और ख़ास करके जो शहरी वोटर हैं, शहरी वोटर तो आप कहें कि एक तरफा जो है वह बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का सपोर्टर है और बीजेपी को वह वोट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बीजेपी कुछ वोट लाने में कामयाब होती है, वह वोट खींचने में कामयाब होती है, तो दुमका लोकसभा सीट भी जो है वह बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। और इसका जैसा कि पिछला चुनाव में सुनील सोरेन जो है वह चुनाव जीत चुके हैं और अभी में वर्तमान सांसद भी वहाँ के जो हैं वह बीजेपी के ही हैं। तो सीता सोरेन के साथ जो सहानुभूति वाली बात कही जा रही है, अगर वाकई में यह सहानुभूति सीता सोरेन के साथ आ गए और यह सहानुभूति वाली कार्ड अगर चल गया तो दुमका लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत जो है वह सुनिश्चित है और बीजेपी वहाँ से जीत करके कमल खिलाएगी और सीता सोरेन जी दुमका लोकसभा सीट से जीतती हुई दिख रही है। चूँकि वहाँ के लोगों का जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, उनका कहना है कि हम पार्टी को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे देख रहे हैं और कमल फूल के छाप ना कमल फूल के नाम पे बीजेपी के नाम पर कोई भी आ जाएगा हम उसको वोट करेंगे और उनके नाम पर करेंगे। तो वहाँ भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और चेहरा पर लोग वोट करने के लिए, ये सीता सोरेन के नाम पर तो वह वोट करने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी के नाम पर वहाँ भी वोट करने को तैयार है। तो दुमका लोकसभा सीट भी आप देखें तो अब बीजेपी जो है वह जीतती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं राजमहल का। तो राजमहल जो सीट है वह जेएमएम का प्रभाव वाला क्षेत्र है। वहाँ से जो आपका विजय हांसदा जो कि 2 बार से चुनाव जीतता है और वर्तमान में वहाँ का सांसद है और उनके सामने बीजेपी के जो है वह आपका ताला मरांडी है। तो वहाँ पर राजमहल में वैसे देखें तो वहाँ भी ना त्रिकोणीय मुकाबला, जो आपका वहाँ का लोबी हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के जो विधायक हैं वह निर्दलीय तौर पर वहाँ से ना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों का वहाँ का जो कहना है कि नहीं, राजमहल सीट पर यहाँ एक तरफा जो है वह जेएमएम का है और जेएमएम का यहाँ वोटर है, जेएमएम से कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम उसी को वोट करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। तो राजमहल सीट आप कह सकते हैं कि एक तरफा जो है वह जेएमएम के तरफ में वहाँ टक्कर, जो आपका त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन वहाँ से आपका जेएमएम जो है वह जीतती हुई दिख रही है राजमहल सीट से। यानी पूरा झारखंड में अगर बात करें तो एक सीट पर जो है वह जेएमएम जो है वह एक तरफा जीतती हुई दिख रही है। 14 सीटों में से एक सीट पर जो है वह जीतती हुई दिख रही है। तो या तो था आपका इन जो लास्ट यानी आखिरी चरण 1 जून के 3 सीटों के बारे में। अब आपको टोटल अगर बताएं, टोटल बात करें यह आपका 14 लोकसभा सीटों पर, तो इसमें आप देखें कि ना कौन कौन सीट पर जो है बीजेपी जीत और कौन कौन से सीटों पर बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है।
तो आप अगर देखें तो इसमें चतरा लोकसभा सीट जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, हजारीबाग जो है वह जीतती हुई दिख रही है, कोडरमा जो है वह जीतती हुई दिख रही है, गिरिडीह जो है यहाँ बीजेपी फाइट कर रही है, जमशेदपुर जो है वह बीजेपी जीत रही है, राजमहल जो है वह बीजेपी नहीं जीत रही है, गोड्डा जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, दुमका जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, पर यहाँ भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है। अब अगर सिंहू की बात करें तो सिंहू भी जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, सिंहू में भी बीजेपी को ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़ रहा है, गीता कोड़ा के रूप में वहाँ यह जीतती हुई दिख रही है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी वहाँ भी ना बढ़त बनाई हुई है और धनबाद सीट भी जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। रांची सीट जो है वह रांची भी जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एक तरफा जो बीजेपी है जीत रही है, जमशेदपुर जो है वह आपका एक तरफा जो है वह बीजेपी जीत रही है। तो अगर कुल मिलाकर के आप 14 सीटों की बात करें, खूंटी फिर जो कि अर्जुन मुंडा का जो क्षेत्र है, खूंटी में बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो मुकाबला एकदम नेक टू नेक का और सबसे कांटे का टक्कर अगर देखें तो वह आपका खूंटी में है, यानी अर्जुन मुंडा जी के लिए यह चुनाव वह जीत सकते हैं और वह हार भी सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर 14 सीटों में बात किया जाए झारखंड के केवल 14 सीटों में, तो आपको खूंटी, लोहरदगा और गिरिडीह, दुमका और राजमहल इस सीट पर जो है वह बीजेपी फाइट कर रही है। इसमें से अगर कोई सीट गड़बड़ाता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन खूंटी अगर जीतेगी बीजेपी, जैसा कि पिछला चुनाव में बीजेपी जो है वह 12 सीटें जीत करके आई थी, यानी 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और अभी अगर 2024 की बात करें तो इन 14 लोकसभा सीटों में लोहरदगा में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, खूंटी में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, उसके बाद दुमका में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, गिरिडीह में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, धनबाद में भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है। यानी ये 5 सीट जो है यहाँ पर बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है। पर ये 5 सीटों में से आप देखें तो 3 सीट जो है वह बीजेपी के झोली में जाती हुई दिख रही है। आपका वह है धनबाद, गिरिडीह, ये 2 सीट जो है यहाँ पर जो है वह बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। दुमका भी जो है वह दुमका भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर बीजेपी के नुकसान के रूप में आप देखें कि बीजेपी कौन कौन सीट पे हार रही है, तो एक तो कहा कि खूंटी में भी यहाँ से बीजेपी जीत सकती है या नहीं भी जीत सकती है, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से, और लोहरदगा में भी बीजेपी हो सकता है कि जीत सकती है या नहीं भी जीत सकती है, यानी ये 2 जगह। और राजमहल तो खैर बीजेपी हार रही है, बीजेपी वहाँ से नहीं निकल रही है आपका राजमहल से। दुमका से लगता है बीजेपी निकल जाएगी। तो अगर खूंटी, लोहरदगा और गिरिडीह ये 3 लोकसभा या एक और इसमें जोड़ दे आप दुमका, ये 4 लोकसभा सीट अगर बीजेपी जीतने में कामयाब होती है तब तो बीजेपी पहले जो पिछला रिकॉर्ड है वह तोड़ करके वह 13 सीट जो है वह जीत जाएगी। लेकिन अगर यह 4 सीट वह जीतने में कामयाब नहीं होती है तो हो सकता है जो पिछला 12 वाला रिकॉर्ड है वह टूट जाए। यह सिर्फ कांटे का टक्कर। अगर देखें कि बीजेपी जीत कहाँ कहाँ से रही है तो 14 में से 11 सीट जो है वह बीजेपी जीतती हुई दिख रही है ओवरऑल अगर झारखंड में बात करें तो, और 3 सीट जो है वह आपका खूंटी, लोहरदगा और राजमहल, ये 3 सीट जो है वह बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है मेरे अनुसार। और जैसा मैं लोगों से मिला हूँ, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है, इनमें से 2 सीट पर तो एकदम कहें कि नेक टू नेक फाइट है, कांटे का टक्कर है, यहाँ से बीजेपी जीत भी सकती है और हार भी सकती है। तो या तो अब आने वाला 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर जो किन किन सीटों पर और कितनी सीटों पर बीजेपी जीतने में सफल हुई है। यह सब जो भी मैं आपके सामने आंकड़े रखा हूँ, जो भी मैं आपको आंकड़े बताया वह सब मैं इन सब लोकसभा सीटों में घूमने के बाद, इन सब लोकसभा सीटों में जाने के बाद और इन सब लोकसभा सीटों पर लोगों की प्रतिक्रिया ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो लोग दिए हैं, जो लोग बताएं, उसी के अनुसार यह सब मैं आंकड़े आपके सामने रखा हूँ। हो सकता है यह सब आंकड़े में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग यह मत समझिएगा कि मैं किसी बीजेपी के खास करके केवल नहीं बीजेपी को मैं ज़्यादा सीटें दे रहा हूँ और बीजेपी जो है वह जीती हुई दिख रही है। जैसा कि लोगों का प्रतिक्रिया है उसी प्रतिक्रिया के अनुसार मैं अपने आंकड़े जो है यह मतलब कहें कि यह मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल जो मैं लोगों से मिला हूँ, तो यह मैं अपने तरफ से ऐसा बातें आपके रखा हूँ। बाद बाकी इसमें हो सकता है कि 4 जून के जो मैं आंकड़े बताया हूँ वह गलत भी हो
सही भी साबित हो सकता है। यह सब एक आंकड़े के अनुसार और जैसा कि लोगों का प्रतिक्रिया है उसके अनुसार यह सब मैं बातें आपके सामने रखा हूँ। तो ऐसा ना हो कि नहीं 4 जून को आप मुझे यह कहने लगे कि नहीं आप तो इतनी सीटें दे रहे थे बीजेपी को, बीजेपी इतनी सीटें पर जीत रही थी, लीड कर रही थी, लेकिन यह तो हुआ नहीं। तो यह सब राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतदाता जो हैं वह हो सकते हैं जो कैमरे पर बोल रहे होंगे या जो ऑफ कैमरा बोल रहे होंगे या यह भी समझ कर बोल रहे होंगे कि इसे हम अपना मत क्यों बताएं। तो यह भी हो सकता है कि लोग शायद खुल करके या जो सच्चाई है वह ना बोल करके जो कुछ हिडन उनका होगा, जो हिडन बातें होंगी वह सब भी वह शेयर किए होंगे और साझा किए होंगे, यह सब भी हो सकता है। लेकिन जो बातें कही गई हैं जो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा, उसी बात के आधार पर और जो जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूम पाया हूँ, उसी के आधार पर यह सब मैं आंकड़े आपके सामने रखा हूँ। इसमें जो भी होंगे वह 4 जून को आपके सामने ही होंगे। इसमें अब कितना सही होता है और कितना गलत होता है यह तो आप भी बता सकते हैं और यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। बाकी आपको हमारे वीडियो में किसी प्रकार की और भी कुछ दुविधा या आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।